सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं नाजरीन, सेनेट की 30 नशस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आए, जबकि 18 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे। इस्लामाबाद से नेशनल असम्बली की 2 नशस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। JUI के अरकान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिए। सिंध की 12 में से 10 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा भी पीपल्स पार्टी की हिमायत से कामयाब हुए हैं। MKM को सिंध से 1 नशस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आज मैदान में आए। उन्होंने कहा कि सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हैं। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी और वो इससे कबल वाजे कर चुके थे कि जो ये रिजर्व सीट्स हैं इन पर जो गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे। जबकि पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबादुल्ला, उन्होंने कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपना किरदार अदा नहीं किया। ये ना आइन को मानते हैं ना ही कानून को मानते हैं। इस हवाले से आज के जो सेनेट इंतखाबात हुए हैं, इन इलेक्शंस को किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो KP वाला मामला है, यहाँ पर इंतखाबात मुलतवी कराना, क्योंकि आज मैं सुन रही थी कुंवर दिलशाद साहब को भी, वो भी कह रहे थे कि इससे पहले तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सूबे के इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शंस मुलतवी करके बाकी तमाम मुल्क में हो। तो इनकी क्या रेलेवेंस होगी, इस पर बात करेंगे। पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लकारी साहब कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के ज़रिए, शहजादा जुल्फ़िकार भी कोयटा से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, ये जो इलेक्शंस हुए हैं, एक तो इनकी रेलेवेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या रह जाती है जब एक सूबे में नहीं हो रहे होते, और दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इस हवाले से काफ़ी नाला हैं, एहतजाज करने का ऐलान कर रहे हैं वो। बुनियादी तौर पे देखा जाए आमना, तो मेरा ख्याल है 80-90% तो जो कुछ रिज़ल्ट आने थे आपकी, मेरी और सारी दुनिया की तवक्कुआत के मुताबिक ही हैं। कोई हम इसमें अपहीवल या बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। काकर साहब का आप भी समझ रही थी, मुझे भी पता था। मोहसिन नकवी साहब के बारे में लोग जानते थे, बाड़ा साहब भी आ जाएंगे। इसहाक डार साहब की बड़ा लाटरी लंबी निकली है, वो तो 224 सीटें मिली, उनके 224 वोट मिले हैं और उन्होंने वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बना दिया है। इससे पहले वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और ECC के मेंबर भी हैं और निजकारी कमीशन के भी चेयरमैन हैं। तो वो तो चारों उंगलियाँ जो है ना उनकी घी में हैं। चलें, वो तो अब मामला किधर जाता है किधर नहीं जी। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो 96 सीटें हैं टोटल, उसमें से 64 आमना पीपल्स पार्टी और PMLN की रूलिंग पार्टी की हैं। तो ये कोलेशन पार्टनर जो है ना मिला के ये इनकी मेजॉरिटी तो बन जाती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो है ना वो तो PTI है। अब अगला सवाल जो आप पूछ रही हैं, जो मेरा ख्याल है, एक तो पहले ही गैर फ़ाल है ये सेनेट का अदारा, ऊपर से जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का ख्याल हो, आपने कोट किया इनका दिलशाद साहब का, कमर दिलशाद साहब का, उनका तो कहना है कि जी KP के इलेक्शन अगर नहीं हुए तो इसमें चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं हो सकता और ये मामला पेंड रहेगा, मुअत्तल रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए। अब तो एक ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि देखें, अब आपने कानून साजी करनी है, बहुत कुछ करना है, वो टैक्स रिफॉर्म के बिल पड़ा हुआ है, वो आना है, बहुत सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर है ये अगर गैर फ़ाल रहता है ये अदारा तो मुश्किलात हो जाएंगी। दूसरा ये कि KP में जिस अंदाज से उसको अपोज़ किया है PTI ने, वो तो बिल्कुल तैयार नहीं है, वो तो लड़ाई के लिए तैयार है, बाकायदा तसादम के लिए तैयार है। वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी हम देखेंगे आप कैसे लुटाते हैं। तो मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही कानूनी आइनी मसला है कि ये अगर हल्फ नहीं लेते, इनके बंदों ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन जिस तरह नाम आने थे लड़ना था वो नहीं लड़ा और नतीजतन ये हो कि आज सूरत हाल इतनी हो गई है कि PTI के लिए किस तरह की मुश्किलात है। मेरा अपना ख्याल है कि वो जो अदम इस्तेकाम सड़कों पर नज़र आ रहा था, वो अदम इस्तेकाम मुझे लगता है पार्लियामेंट में आएगा। जी ओके डॉक्टर साहब, ये इंतखाबात के रिजल्ट्स को किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा अगेन वही कि KP में इंतखाबात ना होना, आइन व कानून इसमें क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान की तारीख में, ज़रा बताने दीजिएगा मुझे, पाकिस्तान की तारीख में ये जो इलेक्शन कमीशन है ये नाअहल तरीन इलेक्शन कमीशन, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई कहते भाई दानिश साहब के ख्यालात है। आइए, बहुत सारी चीज़ें डीलिमिटेशन पे आइए। डीलिमिटेशन इस इलेक्शन कमीशन की गलत हुई, जिसकी वजह से आपको पता है कि इलेक्शन 6 साल
में हुए 5 साल के इलेक्शन, इस इलेक्शन कमीशन की वजह से ये भी तारीख में लिखा जाएगा। उसके बाद आइए आप कि ये इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करा रहा था तो पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, सूबाई भी और मरकजी भी, और पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है, उसने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले भी 2018 का इलेक्शन, इससे पहले के इलेक्शन दांगली थे, लेकिन पिल्डेट और फॉफिन ने लिखा कि इससे ज्यादा गैर शफाफ इलेक्शन कभी नहीं हुए। अब आइए कि ये इलेक्शन कमीशन जिसकी 5 साल जब इसने आगे बढ़ाया, तो ये जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पूरी जिंदगी में पहली दफा ये सेनेट जो है वो गैर फाल हुआ, और अभी भी वो गैर फाल होगा, अगली दफा भी होगा जब तक कि इस पे कानून साजी नहीं होगी। ये भी इनकी बहुत बड़ी नाअहलियत है। अब आइए, जो कुछ भी इन्होंने इलेक्शंस कराया, जिस तरह का भी रिजल्ट दिया, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर क्या कहा, सब सामने है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलने नहीं चाहता। सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्शन जो अब आप आइए, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, वो जो फारूक सत्तार एक जुमला कहते हैं बड़ा मशहूर है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू। जब हाउस कौमी असम्बली में मुकम्मल नहीं था, जब रिजर्व सीट का मामला तय नहीं हुआ था कौमी असम्बली में, और कहा गया कि कौमी असम्बली अभी मुकम्मल नहीं है, इसमें इलेक्शन नहीं हो सकते, तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी स्पीकर का भी, स्पीकर का भी, वजीर आजम का, सबका इलेक्शन करा दिया। वेरी राइट। आज वही इलेक्शन कमीशन सेनेट का इलेक्शन केपीके में इसलिए कैंसिल कर रहा है कि वो हाउस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रिजर्व सीट पे जो लोग हैं वो जब तक हल्फ नहीं लेंगे उस वक्त तक ये हाउस कंप्लीट नहीं होगा, और जब हाउस कंप्लीट नहीं होगा तो उसका इलेक्शन जो है वो, ये मुंह पे इतने बड़े कालक मला गया है इलेक्शन कमीशन ने, वक्त ने साबित किया। हमने आपके प्रोग्राम में भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ये कहते रहे कि हाउस कंप्लीट नहीं है, हाउस कंप्लीट नहीं है। तो जाहिर है कि ये इलेक्शन कमीशन को जो मर्जी आए वो करे, जो इसके इख्तियार में वो करे। क्या सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट हल करेगा? क्या सारे मामलात अगर सुप्रीम कोर्ट हल करेगा तो लिखा जाता है 2213 से 224 तक इलेक्शन के हवाले से वो सारी इलेक्शन कमीशन का रोल क्या रह जाता है? उठा देना, वो फारिग कर दें आप, खत्म कर दें उसका जो आजाद खुद मुख्तार इदारा है, फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है? चलें लगारी साहब, ये एग्जैक्टली डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब एक इदारा बनाया गया इलेक्शन कमीशन, जब सारे मामलात वहाँ जाके सेटल होने हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर इस इदारे का काम क्या है बेसिकली? और आज के इलेक्शंस को देखते हुए ये आप समझते हैं कि एक और एग्जाम्पल इन्होंने सेट कर दी है, जो पहले इनकी कारकर्दगी थी वो इनफ नहीं थी? सूरत हाल तो बहरहाल यही है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हम इससे इनहराफ नहीं कर सकते। जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया इसकी माजी में भी कोई मिसाल नहीं मिलती है, और जो कोई सियासी जमातों ने किया उसकी भी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आज मैंने कुछ किसी और जगह पर यह कहा है कि जनरल ज़ियाउल हक ने यह कहा था कि हम इंतकाल इक़्तिदार नहीं करेंगे बल्कि हम शराकत इक़्तिदार करेंगे। तो जनरल ज़ियाउल हक के बाद से लेकर अब तक शराकत इक़्तिदार का फार्मूला रहा है, इंतकाल इक़्तिदार का नहीं रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.ए. नुसरत, अब भी जस्टिस एस.ए. नुसरत अब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और वही इलेक्शन करा रहे हैं, जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वही करा रहे हैं। और ये सारा सिस्टम उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से जनरल ज़ियाउल हक ने इसको चलाना चाहा था। और ये गमले लगाए गए थे जो जनरल ज़ियाउल हक ने लगाए, और उसके बाद फिर बाद में और जनरल साहिबान ने लगाए। हमीद गुल ने भी अपना एक गमला लगाया और गमले में एक फूल उगाया, और वो खार बनकर जो है वो चुभ रहा है सबको। फिर ये कि और लोगों ने भी उसमें पानी डाला, जो कुछ भी ये हुआ है। एक क्या चीज़ है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं? हालांकि इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई तौहीन अमेज़ बात करने पर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे नोटिस भेज सकते हैं। Exactly. लेकिन सवाल यह है कि अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे हुजूर वाला, तो हम आपकी क्या इज्जत करेंगे? अगर आप अपना एहतराम नहीं करेंगे तो हम आपका एहतराम कैसे कर सकेंगे? क्या आइन यही है जिस तरह से आप, अच्छा अगर आइन को इंटरप्रेट करते हुए आइन के असल रूह निकाल देंगे तो फिर क्या आइन रहेगा? ये इसी तरह से आइन कहता है एक बात, और अगर उसकी हम ताबीर व तशरीह करते हुए, इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया उसकी ताबीर व तशरीह करते हुए आइन की उस आर्टिकल के अगर रूह ही निकाल दे और नई रूह डाल दे उसके अंदर, तो फिर क्या आइन वही रहेगा जिस आइन को मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर को किसके दौर में लगाया गया था? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लगाया इमरान खान बानी पीटीआई ने था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर वही है, तब वो तब्दील नहीं हुए हैं। ऐसे नुसरत हैं अब भी, ठीक है, वही हैं जो जिनका टक्कर जनरल ज़ियाउल हक ने किया था। फारूक लगारी को पीपल्स पार्टी ने लगाया था, सदर फारूक लगारी को, लेकिन उस फारूक लगारी ने एक डेमोक्रेटिक हुकूमत बेनजीर की जो है वो गिरा दी थी। तो कोई लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने लगाया है। असल में तो बाद में वो एग्जैक्टली बाद में हमने देखा कि असल में हम बात कर रहे थे, जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बाद में कितनी तनकीद भी करती रही है, उनके फैसलों के हवाले से उनको बड़ी रिजर्वेशंस पाई गई हैं। जुल्फ़िकार साहब की जानिब चलते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आप अग्री करेंगे जो हमारे बाकी पैनलिस्ट जिस तरह से आज के इलेक्शंस को देख रहे हैं और जो बाकी मामलात माजी में भी हो चुके हैं? की जा सकती है, लेकिन इस वक्त मामला पेशावर हाई कोर्ट के पास है, और पेशावर हाई कोर्ट को बुनियाद वही है कि जिस वक्त वो उनको बल्ला नहीं मिला, आज़ाद इलेक्शन लड़े, उन्होंने एक ऐसी पार्टी का इंतखाब किया जिनकी पार्लिमानी ग्रुप नहीं है। जब पार्लिमानी ग्रुप नहीं है, उसी की बुनियाद पर ये सारा कुछ हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आज वो सीटों से उनको महरूम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपकी सीटें, आपका हक नहीं बनता। आज अभी इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज का जो असम्बली का इजलास हुआ, जो नेशनल असम्बली का, उसमें उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। उनको कहा आपके उन सुन्नी काउंसिल के आप मेंबर हो नहीं सकते। ये तमाम चीज़ें अभी उस पर वो हो सकता है, फॉर और अगेंस्ट उसके जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन आज जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो नहीं, उसके पर नज़रसानी की दरख्वास्त जब स्पीकर केपी असम्बली ने दायर की, तो आज का जो उस पर उन्होंने कहा कि जब डिटेल का फैसला आएगा हम आपकी दरख्वास्त तब सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो कुछ किया वो उस पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने भी तो किया। अब जाना क्या है उनको, अब धमकाना और ये कहना कि हम उनको हल्फ नहीं लेने देंगे। गवर्नर केपी ने कोशिश की अपनी तौर पर, वो बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं, स्पीकर ने उसको इनकार किया, और पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर स्पीकर को कहा कि आप इनसे हल्फ लें। उन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त जब दी, तो आज उन्होंने कहा कि आप इनसे हल्फ ले लें। आपके डिटेल में 2 दिन बाद आता है, बड़ा अर्जेंट मैटर है, उसके बाद ये फैसला होगा। आर्गूमेंट और फॉर और अगेंस्ट जरूर दिए जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कोर्ट के ज़िम्मे में बहुत सी चीज़ें हैं, उसके दायरे इख्तियार में भी चीज़ें हैं, और वो भी उसको तय कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन कोई फैसला देता है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत से मामलात ख़राब किए हुए हैं। हम तो ये सुनते आ रहे हैं पिछले जो है 25-30 साल से कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, बहुत से ममालिक में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होते हैं और उसको वो करते होते हैं। पहले से आज 20 साल पहले जो इलेक्शन कमीशन था, आज से कुछ बेहतर है। क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उनको जानिबदारी की बात भी की जा सकती है। तो उसके बाद अगर मैं समझता हूं कि उसने जानिबदारी की है, तो कोर्ट का रास्ता खुला है, कोर्ट ने डिसाइड करना है। अब ये क्या कोर्ट डिसाइड करेगी? मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि देखें, जब इलेक्शन कमीशन हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती तो मसले होते ही ना। देखिए स्ट्रांग तो फिर मुझे बताए ना, जो कुछ अदालतों में हो रहा है, जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, स्ट्रांग तो कुछ भी नहीं है ना। हम तो शायद उस दौर से गुजर रहे हैं कि हर चीज इस वक्त जो है गवर्नेंस का इशू है, हर जगह गवर्नेंस का इशू है, हर जगह जो है शायद हम अनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर कोई कि वो नहीं है। मैं अगर इस वक्त अगर कोई बात सही करे भी तो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, उसने कि नहीं जो गलत बात कर रहा है, क्योंकि ये खुद इस तरह से है। शायद
ये मैं सिर्फ मैं आमना ये कह दूं कि शायद ये हमारा ख्वाब ही है कि अदारे मजबूत हों और आजाद हों, उन पे कोई उंगलियां ना उठाएं। फर्द की अहमियत नहीं होती है, अदारों की अहमियत होती है। फर्द जाकर जो अपनी मनमानी कर भी नहीं सकता, अदारे मजबूत हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और इस चीजों को आगे क्या होगा, किस तरह ये चलेगा, ये वाला मामला जो खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला है, मुझे ये लगता है एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दीगर अहम इश्यूज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले उनकी जजेस की जानिब से खत लिखा गया था, अब उनको खत मौसूल हुआ है, इसकी डिटेल्स पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह से हम देख रहे थे कि ख़त का मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं, जिनमें पाउडर मौजूद था। यही नहीं, खबरों के मुताबिक रेशम नामी खातून के भेजे गए ख़त में डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। ऐसे वक्त में ख़त मौसूल होना, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का मामला पहले ही अदालत में है, तो अपने पैनलिस्ट जानते हैं कि इनकी इस हवाले से क्या राय है और इस मामले की हसासियत कितनी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? आप भी जो है वो क्या कहते हैं, वो ब्रेकिंग अभी देखिए, आपके इस जुमले कहने से पहले एक जुमला ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये बड़ा दिल चाह रहा है कह दूँ, और वो ये है कि मैं किसको मुबारकबाद दूँ, काकड़ साहब के मुंतखब होने पर और वाड़ा साहब के मुंतखब होने पर और मोहसिन नकवी के मुंतखब होने पर मैं किसको मुबारकबाद दूँ? क्या पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सियासी जमहूरी जिनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से रही है, जिन्होंने अपने खून दिया है जमहूरियत के लिए, मैं किस सियासी जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PMLN को, MQM को मुबारकबाद दूं, या मैं किसको मुबारकबाद दूं? ये क्वेश्चन करके आगे जाता हूँ। अब रही बात आपके पाउडर की, देखिए ये पाउडर आ गया, ये खतूत आते रहते हैं, पाउडर आ गया, कौन सी इतनी बड़ी बात है? वहाँ बनी गाला में वो बुशरा भी कह रही है मुझे हार्पिक पिलाया जा रहा है और मेरा का अटैक हो रहा है, फना है। अरे भैया, एक डॉक्टर को बुला लो, और यहाँ एक आपके जो पाउडर स्पेशलिस्ट है उसको बुला लीजिए। अब तक तो पता चल जाना चाहिए था कि ये पाउडर आखिर एंथ्रेक्स अटैक हो रहा है, एंथ्रेक्स, हाँ। कोई ऐसा पाउडर भेज दिया गया है, और पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है अदालती सिस्टम तो इंतहाई नाअहल है, इंतज़ामी सिस्टम भी अदालतों का इतना नाअहल है कि कोई पाउडर वहाँ तक पहुँच गया, जजेस तक पहुँच गया। तो एक ड्रामा लगा हुआ है, रचा हुआ है हमारी अदालतों में, हमारे इदारों में। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जो कभी एक जुमला कह रहे थे, इदारे मजबूत हो। इदारे मजबूत कौन करता है? पार्लियामेंट को कौन मजबूत करेगा भाई? जब पार्लियामेंट के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो नॉन इलेक्टेड हैं, पाकिस्तान की तारीख में नॉन इलेक्टेड इलेक्टेड मेम्बरान से ज़्यादा हो जाएं तो पार्लियामेंट मजबूत होगी। जहाँ पर 80% कानून साजी जो है वो अपने मतलब के लिए करती है सियासी जमातें और वडेरे जागीरदार सरमायादार, और 15 से 18% जो है वो पूरी कौम जो इलेक्ट करके भेजती है उसके लिए होता है। और पार्लियामेंट का रोल कौन सा है? अदालत है जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी दे दी जाती है, एक अजीम लीडर को, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो इस मुल्क के लिए जिन्होंने जान दे दी उनको अदालत में खींचा जाता है, पीटा जाता है और रुस्वा किया जाता है। और वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिसकी हुकूमत सही चल रही होती है उसको गिरा कर फेंक दिया जाता है, पाकिस्तान को टर्बाइल में डाल दिया जाता है। तो किसको आप करें? मेरा सिर्फ इतना कहना है, और मैं मुख्तसरी बात करूँगा। डॉक्टर साहब टाइम जी बिल्कुल, चलें आप आगे अपने मेहमानों से बात करें। जी एहतशाम साहब, आपकी इस हवाले से, क्योंकि हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, अदालतों को कौन इस तरह से धमका सकते हैं? मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? ये क्या सिचुएशन, मामला बन क्या रहा है? देखिए, आमना दयानतदारी की बात हमें करनी चाहिए कि ये जो सिचुएशन बनी है कोई आज की नहीं है, कल की नहीं है, साल की नहीं है, 6 महीने की है। बच्चा जानता है ये कब से खेल शुरू हुआ, जब से पाकिस्तान बना है, जब से आपने देखा कि अदारों की शिकस्त व रेख्त हुई है, किस तरह अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, ग़ुलाम मोहम्मद, एक लंबी लिस्ट है किसने क्या किया।
लेकिन सवाल यह है कि सारी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अदारे निथर के आते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बांग्लादेश, ईरान, सब कहाँ से कहाँ चले गए। रवांडा 5 साल में पहले एक लीडरशिप मिली उनको, उसने बदल के रख दिया। 40 साल की वहाँ जेनोसाइड हो रहा था, एक दूसरे के साथ खाना जंगी थी, उसको ख़त्म किया। हमारे यहाँ सही कह रहे हैं, मतलब जो पर्सनल पॉलिटिकल पैटी इंटरेस्ट है हमारे, हम उनसे बाहर ही नहीं निकल रहे। अब जहाँ तक इस लेटर का सवाल है, ये भी अनदर एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे हो गया। अभी देखें ना, कुछ फैसले तो किए हैं। बाबर सत्तार ने आपने देखा तो इन्हें अदालत में 2-3 लोगों को अंदर किया ना, उसमें DC भी है, SP भी है, कुछ और लोग भी हैं। चले बड़े फैसले तो करने पड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ पहले 6 जजों को ख़त लिखा गया, उसका भी फैसला होना है, सुओ मोटो लिया गया, फिर कमीशन बना, वो कमीशन से हमने देखा चीफ जस्टिस साहब, साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। अब ये सिचुएशन 8 के 8 जजों को ये इस तरह का ख़त आता है। कुछ लोग तो इसको रूल आउट कर देते हैं कि जी अमेरिका जैसे मुल्क के, अमेरिका के सदर को भी इस तरह के कभी कभी ख़त मिल जाया करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले माजी में मैंने देखा है, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, कोई टॉक्सिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कोई एलर्जी हो सकती है, खारिश, उसके अलावा कोई मुस्तकिल कोई बीमारी भी लग सकती है। अब सवाल ये है कि रमशा नामी खातून है या रेशम नामी खातून है, क्या इसने अपने नाम से किया है, फेक नाम से किया होगा? अपना नाम कौन देता फंसने के लिए? भारत ये डेफिनेटली नहीं है। और दूसरा ये कि कोई मैसेज किसी को भेजना है तो क्या है मैसेज भेजने का तरीका ठीक है? मेरा ख्याल है इन हालात में तो अब जो भी लोग पीछे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि भी एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी। वही बात आती है कि इलेक्शन कमीशन अपना सुप्रीम कोर्ट पर इतनी बातें होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देते हैं इस मुल्क में। 74,000 मुकदमे तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, और 35-36 लाख केसेस जो है ना वो पूरे मुल्क में पड़े हुए हैं। लोग रुलते रहते हैं, उनको नहीं मिलता। हमारे यहाँ आज तो कोई बात होती है, अगले दिन लीडर जाते हैं अदालत में, कभी जनाब PTI, कभी नून, कभी पीपल्स पार्टी, कभी QM। तो मेरा ख्याल है ये तो मजाक लगा रहेगा, प्रोसेस में आप और मैम सफर करते रहेंगे। मेरा ख्याल है लगारी साहब, ये एग्जैक्टली वो जो मैसेज था वो क्या था ये सारे खत में, क्या करने की कोशिश की गई है टाइमिंग को देखते हुए? डॉक्टर साहब ने मौजूद से हटकर एक बात की, मैं उनकी इस बात की रियायत लेते हुए आज के सेनेट के इलेक्शंस में मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गुलाम इसहाक खान को। गुलाम इसहाक खान ने 1988 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, अगले साल पीपल्स पार्टी ने उसे सदर बना दिया और मुंतखब कराया, और उसके बाद जो है उसने 20 महीने के अंदर हुकूमत तोड़ दी। और हुकूमत तोड़ने की वजह जो है वो बात कमाल की थी, वो मैं बताता हूँ। वह हुकूमत तोड़ने की वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट के लिए मसरूर अहसन को कामयाब कराया था। उसने कहा कि मैं इसको हल्फ नहीं देने दूंगा। आज मसरूर अहसन दोबारा मुंतखब होकर आया है इतने अरसे के बाद, 90 के बाद। आज जो है वो तकरीबन ये 34 साल का अरसा बनता है, वो दोबारा मुंतखब होकर आया है, वो दोबारा हल्फ उठाएगा और दोबारा सेनेटर बनेगा। और गुलाम इसहाक खान मुबारक हो, जहाँ भी हो, जिस कवर के जिस जगह पर भी हो, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने एक आदमी का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, मसरूर अहसन आ गया है। चले, अब हम जज साहिबान के जो खत मिल रहे हैं, इस तरह के मोहब्बत नामे लिफाफों के जरिए आने का ज़माना गुजर गया है। ये नहीं समझ में आया। लिफाफों में तो आज कुछ नहीं भेजा जाता है, यानी अब तो महकमा डाक ही शायद बंद होने के करीब हो। अब तो नामा इस तरह के खतों की दवत होती नहीं है, खतों की दवत होती है इसके ज़रिए। वो तो अब नया तरीका अख्तियार किया है मोहतरमा रेशम ने। तो अब देखते ही हैं कि ये रेशम में से और क्या निकलता है। ज़बरदस्त। जुल्फ़िकार साहब, ये अगेन वही बात आ जाती है कि अदालतें आजकल बड़ी ज़ेर बहस हैं, खबरों की जीनत बनी हुई हैं, और ऐसे सिचुएशन में एक ये वाला मामला भी सामने, ये मुद्दा भी सामने आ जाना, सर ये हो क्या रहा है? आमना टाइम है या मुझे टाइम पे रोक दिया जाएगा, ये मुझे बता दें, इसलिए कि आप बुरा मान के हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा था जाने नहीं, मैं तो मुख्तसर बात करता हूँ, लेकिन ज्यादती हमसे हो जाती है। चलें, कोई नहीं। बात जो आपकी थी कि अदालतें, देखें, अदालतें बिल्कुल जस्टिस मुनीर साहब से लेकर उनके फैसले और उसके बाद तक, एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा दुर्रा पटेल साहब का बड़ा नाम, भगवान दास साहब का नाम जी, और जस्टिस कॉर्नेलियस का नाम,
उन लोगों का क्या कमाल के लोग थे, ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने कहा कमाल के लोग थे और उन्होंने अपना नाम कमाया। बाकी उसके बाद क्यों ऐसा होता आया है कि फिर किसी ने नाम न कमाया, इक्का दुक्के को छोड़कर अगर कोई एक कह के लोग उंगलियां उठा रहे हैं, खुद आप वाह वाह करें। और एक कभी ये होता था कि अदालत के जो है जजेस के फैसले बोलते हैं वो खुद नहीं बोलते हैं, लेकिन एक जमाना आया ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े हेडलाइंस होते थे और उसके बाद जब फैसले आते थे उसमें कुछ नहीं था, ऑब्जर्वेशंस थी उनकी सारी। ये भी एक ट्रेंड आया और उसके बाद फिर प्रोटोकॉल में उनके बाय रोड अगर निकलते थे कोयटा से इस्लामाबाद तक, तो अगर एक एसपी मौजूद नहीं है तो उसको सस्पेंड कर दिया कि जी मौजूद क्यों नहीं था, मैं तो इधर से गुजरा था। तो इस तरह से अदालतें शायद ना चलें जब आप सब कुछ अपने गिर्द घुमाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में सबको कोशिश करनी चाहिए। अदालतें ये खत अगर आए हैं इसका बिल्कुल संजीदगी से नोटिस लिया जाना चाहिए, इसको तहकीक करनी चाहिए, किसी की शरारत है या वाकई डराने धमकाने के लिए है इन जजेस को, क्योंकि जाहिर है जजेस की उस कैफियत को अंदाज़ा लोग लगा सकते हैं कि इस वक्त एक तो उन्होंने ख़त लिख दिया और बता दिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उस पर भी बहरहाल हम कोई राय कायम नहीं कर सकते, उसकी पे तहकीकात होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ऐसे में ख़त जाना क्या वाकई वो किसी की तरफ से जाना है, वो उनके सारे फैमिली, वो खुद और तमाम फैमिलीज जो है जिस ज़हनी कोफ्त का शिकार हो रहे होंगे इस वक्त, ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जब तक जजेस तहफ़्फ़ुज़ का एक उनको एहसास ना हो तो वो फैसले क्या कर पाएंगे और फिर अदालतें हमारे किस तरह चलेंगी। जब अदालतें नहीं चलेंगी तो शायद मैं समझता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ना चल पाए। जी ठीक है, यानी प्रोब होना चाहिए इस मामले को देखने। लेकिन जुल्फ़िकार साहब हर दफ़ा हर चीज़ पे तहकीकात का हुक्म होता है, निकलता कुछ भी नहीं है। नहीं मैं एहतशाम साहब ने ठीक कहा, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि सर तहकीकात के अलावा हो क्या सकता है। हाँ, हम ये करें, हम ये बात जरूर करें, ये बात करें कि तहकीकात होनी चाहिए इम्पार्शल और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन बना देना, क्योंकि हमारे मुल्क में ये है कि कोई ना कोई कमेटी बना दें, कमीशन बना दें, उसको तवील कर ले मामले को। चलें जी, उस तरह मेरे ख्याल बनी चाहिए। एग्जैक्टली, लेट्स सी आगे जाके इस मामले को किस तरह से देखा जाएगा। ऑब्वियसली जजेस की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर बनाना इस वक्त इंतज़ामिया उनका पूरा इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। जनाब एक और मामला हम बात कर लेते हैं, सिंध में जो बढ़ते हुए क्राइम्स हम देख रहे हैं, जहां आवाम की जानो माल महफूज नहीं है, जबकि सिर्फ शहर कायद में रवां साल अगर हम बात करें डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद की तो वो 49 हो गई है। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का निगरान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहना है कि हालात पहले ही ख़राब थे, अबूरी हुकूमत में पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि डाकुओं के पास जदीद तर्ज का असलहा कैसे पहुँच रहा है। अब एक तरफ सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये समझ नहीं आ रहा कि डाकू जदीद असलहा कहाँ से हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी जाने वज़ीर दाखिला सिंध को लगता है कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम के मसले को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया पेश कर रहा है। यानी जिस शहर में सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, वहाँ मीडिया बेगुनाह शहरियों की आवाज़ भी ना बने। इस तमाम सूरत हाल में अपने पैनलिस्ट की जानिब चलते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं कि लगारे साहब ये कभी कंट्रोल होगा, ये जो कराची की जो सारी सिचुएशन है क्राइम्स की, हर बार हम खबरें इस तरह की सुनते हैं, डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया, ये मामला पेश आ गया, नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। सर ये है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और उसके बाद आप चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं सूबे के, उनका इस तरह का बयान। कराची हमेशा मसाइल का गढ़ रहा है। कराची को जो उसका हुस्न है उसके मुताबिक डील नहीं किया जा रहा है, ना उसके साथ वैसा सलूक किया गया है। जो लोग अपने मन कर रहे थे उन्होंने भी लूटा, जो अपने नहीं समझते थे उन्होंने भी ऐसे ही किया है और क्राइम बढ़ा है। लेकिन पंजाब में भी बहुत हीनियस क्राइम होता है कि जिस तरह से एक लड़की का गला दबाया जा रहा है और एक और ख़ातून उसको देख रही है, इंसान लरस जाता है कि किस तरह से इंसान की जान ली जा रही है।
कि भेड़िए के अंदाज में जो है वो जान ली जा रही है। पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी वहाँ तो, और बिल्कुल ऐसा ही है, फैमिली ये कर रही है। तो जहाँ ऐसे इस मुल्क में ऐसा होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो हुई है, जिसका बेटा मारा गया, उसने कहा कि हालात ऐसे हैं, मुल्क की मईशत की वजह से या बेरोज़गारी की वजह से ये हो रहा है, जिसकी वजह से हम लुट रहे हैं। असल मसला ये है, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब नहीं बनता है कि जनाब लोग क्राइम का रास्ता अख्तियार करें, लोग और ज़्यादा मेहनत करें, या लोग सियासी बने और सियासी एहतजाज करें ना। ये करें कि लोग सारे हुक्मरान इनको जेलों में डाल दें, ताकि जेल में तो जाकर बैठे ना। जिस तरह से हुक्मरान बिहेव कर रहे हैं, और हुक्मरान का मतलब ये ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी हुक्मरान, सारे के सारे हुक्मरान जिस तरह से पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। और कराची दूसरे मुल्क से अलग थलग नहीं है, पूरे मुल्क का एक हिस्सा है। और कराची के साथ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल ये है, सारा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। जी लगारी साहब, डॉक्टर साहब, आप चूँकि कराची की सूरत हाल से बखूबी आप भी वाकिफ़ हैं, यहाँ पे काम करते रहे, सब सिचुएशन आपने सामने देखी है। डॉक्टर साहब, ये मामला कभी हल होंगे भी, या हम ये वाले बयानात देते रहेंगे कि जी अबूरी हुकूमत में ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, उससे पहले वाला कौन देखता रहा था, शायद उन्होंने ये सोचना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी जानिब जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं, उनको लगता है कि मीडिया बस बिला वजह एग्जैजरेट करके मामले को दिखा रहा है। ये जो हमारे सामने तादाद सामने आ रही है, क्या हम खुद से एग्जैजरेट करके यहाँ पे चीज़ें चला रहे हैं? पूरे पाकिस्तान के साथ सिंध में, सिर्फ कराची नहीं, सिंध के अंदर भी अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं। अभी आपने कच्चे के डाकुओं का क्राइम सुना है, फिर वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ने बड़ा एहतजाज किया, उनके साथ क्या क्राइम होता है, किडनैपिंग, सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन कितने अफसोस, हालांकि मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनका ये जुमला मसलन काबिले अजीब सा है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव, और एक दफ़ा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो सूबे सिंध के तीसरी दफ़ा चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ये जुमला कहे अपने लोगों को, अवाम में, कि ये असले कहाँ से आ रहे हैं, बताइए। ये वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, यानी वज़ीर आला, जो कि अहम तरीन एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स में, सिक्योरिटी की मीटिंग्स में, पैक्स की मीटिंग्स में बैठते हैं, जहाँ एजेंसीज होती है, जहाँ रेंजर्स है, जहाँ लोकल पुलिस सब के, और इंतज़ामिया, चीफ सेक्रेटरी सारे बैठे होते हैं। मसलन इसका मतलब ये है कि सबकी ब्रीफिंग होती है चीफ मिनिस्टर को, और वो चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि इन डाकुओं के पास जो है वो बड़े असले कैसे आ रहे हैं। मतलब ये आप सोचें तो सर हिल जाए कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी आवाम को कह रहा है कि मैं कि मुझे पता ही नहीं है, मैं इतना बे इल्म हूँ कि मुझे नहीं पता है। दूसरी बात ये पुलिस का महकमा, ये पुलिस का महकमा 1898 पुलिस स्टेशन ज़ाब्ता फौजदार 34 पुलिस रूल्स के तहत आज तक चलता हुआ है। हालांकि 2002 में पुलिस ऑर्डर बना, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता है। सारी डिपेंड जो है वो SHO पे किया जाता है, इन कानून के मुताबिक जो मैंने बताया। उसकी बुनियाद पर ये SHO जो आते हैं अपॉइंट होकर, ये 10-10 करोड़ रुपए दे के आते हैं, तो फिर ये क्राइम कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि इन्होंने ऊपर भी पैसा देना है, खुद भी कमाना है। 6 महीने इनको टारगेट दिया जाता है। मुझे ये बताइए कि ये शरीफ आदमियों से निकलवाएंगे, ये जाहिर है लैंड ग्रैबिंग से निकलवाएंगे, किडनैपिंग से निकलवाएंगे, ड्रग्स माफिया से हर वो चीज होगी और हो रही है। तो हर चीज चलती रहेगी। कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती पक्के के डाकू कर रहे हैं, पार्लियामेंट में, इंतजामिया में, अदलिया में और हर जगह मौजूद है। चलें जी, हमारे बाकी पैनलिस्ट की भी हम इस हवाले से राय लेते हैं। एक ब्रेक पहले ले लेते हैं, फिर होते हैं। वेलकम बैक। तो कराची में जो बढ़ते हुए क्राइम हम देख रहे हैं, और उस पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उनका ये बयान
कि उनको पता ही नहीं कि असलहा इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से आ रहा है। दूसरा वही कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो अबूरी हुकूमत के टाइम पर ज़्यादा ख़राब हुए थे, जो भी निगरान हुकूमत थी। और वज़ीर दाखिला दूसरी जानिब ये सिंध के कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम का जो मसला है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तो हमने लगारी साहब की और डॉक्टर साहब की इस पर राय ले ली है। जनाब अपने बाकी पैनलिस्ट की जानिब बढ़ते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो बढ़ते हुए क्राइम है लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर नाकामी का हम बजाय कि एक्सेप्ट करें और इसको चीज़ों को ठीक करें, उस पर हम कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है? देखिए, इससे पहले थोड़ा मैं एक कमेंट कर दूं कि चीफ मिनिस्टर से पूछ लें कि आपके ये एक वीडियो वायरल हुई थी, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनके बेटे के पास बड़ा जदीद असला है, वो गाड़ी में निकल उसके अब चलते हुए गाड़ी से वो फायरिंग कर रहे हैं, फिर अपने लॉन में पीछे उनके गार्ड्स खड़े हुए हैं, उनके हाथ में जदीद असला है। पुलिस अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे पूछ लें कहाँ से हुआ है। आप उनके जो सिंध के MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं और बड़े बड़े उनके सपोर्टर्स हैं जो जागीरदार हैं, इनको बता देंगे कि असला कहाँ से आता है। अभी बात रही आपकी, देखें पॉलिटिक्स तो होती है एक इबादत के तौर पर कि लोगों की आप खिदमत करें और चीज़ों को ठीक करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो मुर्दा चीज़ों को ठीक करना शुरू करते हैं, वो एक बैड गवर्नेंस को जो है इम्प्रूव कर उसको अच्छी गवर्नेंस की तरफ ले जाते हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, लोगों की सहूलत के लिए अपना करते हैं, अपना काम और अपना वक्त सर्व करते हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स जो है वो पुलिस के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट पे जैसा भी बंदा है तो जनाब उसको लगा दो, अपना बंदा है, और MPA और MNA अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने डिप्टी कमिश्नर, अपने SHOs और अपने लगाएंगे तो ये चीज़ें होंगी। और बिल्कुल ये होना चाहिए कि पुलिस IG पुलिस को इख्तियार दे दें कि आप जिस अफसर को लगाएंगे आप बाइख्तियार हैं। ओके, चलें एहतशाम साहब आपकी जानिब आ रही हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो काइंडली आप इस पे अपना कमेंट दीजिए। एक कमेंट तो छोटा सा, जो लगारी साहब ने पंजाब में बात की है नॉन ऑर्डर की, वो तो अपनी जगह खौफनाक है। बिल्कुल, जिन उनका कत्ल का जिक्र किया है, आप यकीन करें उससे ज़्यादा मुझे जिस बात का दुख हुआ है और शायद आपको हुआ हो, अगले दिन एक 8 साल 10 साल बच्चे के साथ एक मौलवी साहब ने ज्यादती की, उसके बाद फैसलाबाद के मौलवी इकट्ठे होकर उसके बाप पे दबाव डाला और उसको मजबूर किया कि तुम FIR वापस ले लो, और वो वापस ले ली गई। अभी देखें जो मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं, पता नहीं इस मुल्क में सब कुछ होता है, दुनिया क्या कहती होगी, ये भी एक रोने का मुकाम है। अब आप कराची की तरफ आ जाए, आमना 3 दिन 4 दिन पहले आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिटी की आई है, मुख्तलिफ दुनिया के मोस्ट डेंजरस सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में नंबर 1 कराची आ गया है। उसके पहले बम्बई है, उससे पहले जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका का, उसके बाद मैक्सिको सिटी है। और आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले तक, बल्कि 2-2.5 साल पहले तक बड़े हालात ठीक हो गए थे, कंट्रोल कर लिया गया था। अब जैसे दहशत गर्दी PTI के ज़माने में आपने देखा 25,000 लोगों को ले गए हैं, हार्डन क्रिमिनल उनको छुड़ा के ले गए जो जिनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे थे, आज आप दहशत गर्दी भुगत रहे हैं। आज कराची में सब कुछ हो रहा है। एहतशाम साहब, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है आपसे, मैं नाज़रीन कल मुलाकात होती है। अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।